मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का 21वां पाठ लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। पाठ का नाम है पदबंध तथा वाक्य विचार। पदबंध पहले हम देखेंगे, पदबंध किसे कहते हैं, और वाक्य विचार फिर हम बाद में देखते हैं। आइए पहले पदबंध को उसकी परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं। पदबंध समझने की कोशिश करें इस परिभाषा के माध्यम से बच्चों। कई पदों के योग। पद, आप पद परिचय में पद तो समझ ही चुके। पद किसे कहते हैं? पद माने शब्द को कहते हैं। और पदों के योग से बने, जो पदों के योग से बने वाक्यांश, वाक्य का अंश को जो एक ही पद का काम करता है, पदबंध कहते हैं। समझ रहे हैं आप कि कई पद होंगे, उसमें उनके योग से बना एक वाक्यांश बनेगा, वाक्य का अंश, अनेक पदों को मिलाकर के। योग का मतलब है अनेक पदों को मिलाकर के जो वाक्यांश बनता है वो एक ही पद का काम करता है। पद एक ही होगा। वाक्य में शब्द तो कई होंगे, अनेक होंगे, मगर वो काम क्या करेगा? एक पद का काम करेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध, यानी पदों को बांधना। आपको समझ में आ गई परिभाषा? ठीक से समझ में आ गई होगी बच्चों। कई पदों को बांध करके एक वाक्यांश बनाना पदबंध कहलाता है। विशेष बातें इसकी देखिएगा क्या है इसमें। पदबंध में कई पद होते हैं। अब आपको विस्तार से समझ में आएगा। कई पदबंध में कई पद माने कई शब्द होते हैं। पदबंध में सभी पद परस्पर संबद्ध होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, है ना। और तीसरी बात यह कि वाक्य में यह वाक्यांश अथवा पद समूह एक सार्थक इकाई के रूप में काम करता है। निरर्थक नहीं होता, बल्कि सार्थक रूप में काम करता है। पदबंध का जो होता है, वाक्यांश जो होता है, वो पद पूरा समूह, पदों का समूह जो होता है, वो सार्थक इकाई के रूप में कार्य करता है। चौथी बात यह है कि पदबंध संपूर्ण वाक्य नहीं, वाक्यांश मात्र होता है। आप उसको पूरा वाक्य नहीं कह सकते, ना वो पूरा वाक्य होता है, बल्कि वो एक वाक्य का अंश होता है। वाक्यांश मात्र का मतलब वाक्य का अंश। तो ये चार बातें इसमें मुख्य हैं जो आपने समझी। अब देखिए पदबंध के भेद कितने होते हैं। इसमें आपको चार भेद पदबंध के बताए जा रहे हैं। मुख्य रूप से पदबंध के चार भेद कौन कौन से हैं? एक है संज्ञा पदबंध, दूसरा विशेषण पदबंध, तीसरा है क्रिया पदबंध और चौथा क्रिया विशेषण पदबंध। बच्चों पदबंध आप समझ ही चुके हैं। अब इसका मतलब यह है कि संज्ञा के शब्दों से बंधा हुआ, विशेषण शब्दों से बंधा हुआ, क्रिया शब्दों से बंधा हुआ और क्रिया विशेषण शब्दों से बंधा हुआ पदबंध कहलाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये। आइए संज्ञा पदबंध को विस्तार से समझते हैं, परिभाषा के माध्यम से देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वाक्य में संज्ञा पदबंध संज्ञा का ही कार्य करता है। ये आपने समझ लिया है। संज्ञा पद जो है वो संज्ञा का ही कार्य करेगा और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग किया जाता है। कार्य की दृष्टि से वाक्य में इसका प्रयोग कर्ता, कर्म और पूरक के रूप में होता है। जैसे अब आप इसको देख लीजिए, जो ये लिखा गया है मोटे शब्दों में, और सरल करके और अच्छा करके मैंने लिखवाया है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा पद समूह या वाक्यांश, ऐसा पदों का समूह या वाक्य का अंश जो वाक्य में आकर संज्ञा का कार्य करता है। ये परिभाषा है इसकी, संज्ञा पदबंध की। संज्ञा का कार्य करता है उसे भी संज्ञा पदबंध कहते हैं। अब संज्ञा पद का पहला वाला उदाहरण बच्चों आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए रंगीन शब्द में कितने शब्द जुड़े हुए हैं। ये रंगीन जो है इस वाक्य में कितने पद हैं। लंका पति, राजा रावण ने जनक नंदिनी राम भार्या सीता का अपहरण किया। अब ये संज्ञा पदबंध है। लंकापति राजा, ये संज्ञा है। रावण
है ना, ये भी संज्ञा है। जनक नंदिनी राम भारिया जो सीता है वो भी संज्ञा है, सब संज्ञा है। और क्या है इसका कि लंकापति राजा, जो लंका का राजा था, रावण ने, है ना, ये संज्ञा है। जनक नंदिनी राम भारिया, राम संज्ञा है। उनकी पत्नी सीता भी, वो भी संज्ञा है। तो इतने संज्ञा शब्द हैं। ये शब्द क्या हैं? पद हैं, और ये सब एक दूसरे से संबद्ध हैं, बंधे हुए हैं। इनका सीता का अपहरण किया, ये एक वाक्य हुआ। तो ये वाक्यांश कहलाएगा सीता तक, यानी लंकापति राजा रावण ने जनक नंदिनी राम भारिया सीता का, है ना, सीता, ऐसे आप कह सकते हैं। तो ये हुआ पदबंध, संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अर्थ एक ही कह रहे हैं, एक ही भाव ये, जैसे आपने पढ़ा था कि प्रकट करता है ना। तो उसने दूसरा देखी, उसने घास चरती हुई एक काली गाय देखी। कैसे? अब ये कर्म पदबंध कौन सा है? घास चरती हुई एक काली गाय देखी उसने, तो ये क्या हो गया? कर्म पदबंध। और तीसरा देखिए पूरक पदबंध है। सूरदास भक्ति धारा के महान कवि थे। तो इस प्रकार से आप देखिएगा अग्रिम उसमें नीचे दूसरा वाला है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध को देखिएगा, इसमें विशेषण शब्दों से प्रायः सभी शब्द बंधे होते हैं, उन्हें पदबंध कहते हैं। जैसे विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा पदबंध के अंग होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा वाला जो पदबंध अभी ऊपर आपने पढ़ा उसके अंग होते हैं विशेषण। और संज्ञा पदबंध के अंतिम संज्ञा पद की विशेषता प्रकट करते हैं। जो आपने पढ़ा है कि संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, यह आपको पता है। तो संज्ञा पद की विशेषता प्रकट करते हैं। इस प्रकार संज्ञा पद के साथ विशेषण पदबंध का विशेषण विशेष संबंध होता है। विशेषण का विशेष संबंध होता है। जैसे अब महात्मा गांधी जैसा नेता मिलना कठिन है। महात्मा गांधी जैसा नेता, तो आप देख रहे हैं भाग्य के सहारे जीने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। तीसरा है मुझे एक सुंदर मजबूत लाल पेंसिल चाहिए। तो इन वाक्यों में आपने देखा जो मोटे छपे हुए अंश हैं, ये सब विशेषण पदबंध के उदाहरण हैं। जैसे नेता क्रमशः, क्रम से, नेता, आदमी और पेंसिल की विशेषता बता रहे हैं। अगला देखिए आप क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध आप जानते हैं, बॉक्स में परिभाषा को समझिएगा कि जब वाक्य में प्रयुक्त अनेक क्रियापद यानी क्रिया के शब्द मिलकर एक भाषिक इकाई का निर्माण करते हैं, एक भाषिक, है ना, निर्माण करते हैं और वाक्य में एक क्रिया का काम करते हैं। क्रियाएं कई होंगी उसमें, लेकिन कार्य एक ही क्रिया का होगा, तब उसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे माँ की गोद में मुन्ना हंसता दिखाई दे रहा था। हंसता दिखाई दे रहा था, ये कई क्रियाएं इसमें हैं, अनेक क्रियाएं हैं, है ना, कई क्रियापद हैं, फिर भी इसका क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं कि काम एक ही हो रहा है। कैसा दिखाई दे रहा था? हंसता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ऊपर वाक्य में 5 क्रियापद हैं, 1 2 3 4 5। हंसता दिखाई दे रहा था, क्रियापद कितने? 5 क्रियाएं हैं, जिनमें मुख्य क्रिया के अतिरिक्त काल सूचक सहायक क्रिया तथा सातत्य बोधक निरंतरता सूचक, जिसको हम कह सकते हैं क्रिया भी है, ये सब मिलकर एक क्रिया का काम करने के कारण क्रिया पदबंध उदाहरण है। एक अन्य दूसरा उदाहरण भी दिखा रहे हैं इसी तरह से। सभी पत्र लिख दीजिए, सभी पत्र लिख दिए जा सकते थे, है ना। इस वाक्य में मुख्य क्रिया लिख, रंजक क्रिया दिए और वाच्य बोधक जा, आवृत्ति बोधक सकते तथा काल बोधक थे। इन 5 पदों से मिलकर क्रिया पदबंध बना है।
अगले में देख रहे हैं, अरविंद अब तक लंदन पहुंच चुका होगा। इस वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ रंजक क्रिया और कालबोधक पद भी है। ये आपको समझ में आया होगा। क्रिया विशेषण पदबंध आप देखिएगा, जब वाक्य में कई पदों का संयोग क्रिया की विशेषता बताने के काम करता हो तो वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। एक बार और देखिएगा, वाक्य में क्रिया, जब वाक्य में कई पदों का संयोग है ना, कई पदों का मिलना आना क्रिया की विशेषता बताने का काम करता हो, क्रिया की विशेषता बता रहा हो तो वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। क्रिया विशेषण की भांति क्रिया विशेषण पदबंध के लिखित भेद, निम्नलिखित भेद होते हैं। नंबर 1 देखिए, अंधे भिखारी ने लकड़ी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे सड़क पार की। धीरे धीरे है ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण पदबंध है। मोहन उस कमरे में बैठा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मैंने देर रात तक तुम्हारी प्रतीक्षा की। देर रात तक ये कालवाचक क्रिया विशेषण पदबंध है। देर रात तक, लगातार पानी बरसने से मिट्टी का घर ढह गया, ये साधनवाचक क्रिया विशेषण है, लगातार है ना। और मैं सुस्ती भगाने के लिए काफी पीता हूँ, ये हेतुवाचक क्रिया विशेषण है। सुस्ती भगाने हेतु, ये किस हेतुवाचक क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। विशेष देखिए, इसमें विशेष क्या बात बताई जा रही है। व्याकरण के कुछ आचार्य पदबंध के 4 भेदों के अतिरिक्त एक और भेद, सर्वनाम पदबंध का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करें तो वह पदों का समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। इसमें देखिए, जैसे हमेशा स्नेह बरसाने वाले आप आज क्रुद्ध क्यों हैं, तो आप जो है ये देखिएगा सर्वनाम शब्द है। और शैतानी में अव्वल, तुमने तो मेरा सुख चैन छीन लिया, तुमने, ये सर्वनाम शब्द है। और अब आप देखें कि ऊपर लिखे वाक्यों के मोटे छपे अंश सर्वनाम पदबंध हैं, क्योंकि इन दोनों वाक्यों के शीर्ष पद आप और तुमने, ये सर्वनाम है। किंतु कुछ आचार्यों के अनुसार ये सर्वनाम पदबंध भी संज्ञा पदबंध की भांति वाक्य में कर्ता का काम कर रहे हैं। अतः व्याकरण के इन मनीषियों के अनुसार संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध के अलग अलग अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों ही पदबंध समान रूप से कर्ता पदबंध का कार्य करते हैं। इस प्रकार से इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। वैसे तो पदबंध में शीर्ष स्थान पर संज्ञा पदों के आने से संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध के आने पर सर्वनाम पदबंध बन जाता है। बच्चों 21.1 पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पद समूह किस पदबंध के हैं, उसका नाम लिखिए। आपके सामने है, रेखांकित भी किए गए हैं और नाम भी लिखा हुआ है, भेद भी लिखा हुआ है उसका। श्रेष्ठ अपने गुरुजनों के आदेश का पालन करता है, पालन करता है, ये क्रिया पदबंध है। दूसरा वाला देखिएगा, कछुआ धीरे धीरे चलता है, ये रीत क्रिया विशेषण पदबंध है। और तीसरा है, फूलों पर मंडराती हुई मक्खियों को देखो, मंडराती हुई, ये संज्ञा कर्म पदबंध है। और अगला वाला देखेंगे आप, रात में चमकते टिमटिमाते तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, ये संज्ञा कर्म पदबंध है। अगला वाला देखेंगे, वहाँ खंड है, मोहन की निरंतर झूठ बोलने की आदत से सब परेशान हैं, ये साधनवाचक क्रिया विशेषण पदबंध है। और दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदबंध का सही भेद चुनकर लिखिए। पहला वाक्य, सोच समझकर बोलने वाला आदमी सदा सम्मान पाता है।
तो ये विशेषण पदबंध है। अगला वाला देखेंगे, विद्यालय के आसपास हरे भरे खेत तथा घास के मैदान हैं। इसका खाखंड सही है, संज्ञा पदबंध। हम सभी शाम से देर रात तक तुम्हारा इंतजार करते रहे। शाम से देर रात तक, है ना, तुम्हारा इंतजार करते रहे, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला वाला है, मेरी माताजी धीरे धीरे चली आ रही हैं। चली आ रही हैं, तो ये क्रिया है, चली आ रही हैं। चारों वह क्रिया हैं, चारों पद, इसलिए ये क्रिया पदबंध होगा। बच्चे अब तक खाना खा चुके होंगे। खा चुके होंगे, ये भी क्रिया पदबंध होगा। इसमें 3 क्रियापद हैं। वाक्य विचार। बच्चों, आप जो पदबंध के बारे में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पदबंध तथा वाक्य विचार। तो अब आइए वाक्यों पर विचार करते हैं और वाक्य विचार के अंतर्गत उसकी परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा सामने आपके है, देखिएगा कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह जो कहलाते हैं, व्यवस्थित माने क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग आप देख रहे हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 अंग इसमें दिखाए गए। रचना की दृष्टि से वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। 2 ही अंग हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। अब आपको समझना उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं वाक्य में। देखिएगा इसकी परिभाषा देखिए, वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है, जो वाक्य होता है जिसके विषय में बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे दमयंती ने कुत्ते को पुचकारा, है ना, तो दमयंती ने कुत्ते को पुचकारा। ये पुचकारने, कुत्ते को पुचकारने का काम किसने किया? दमयंती ने किया। तो ये इसका उद्देश्य है ना। क्या होगा? क्योंकि उसी के बारे में बताया जा रहा है, दमयंती के बारे में बताया जा रहा है, तो ये लिखा हुआ जिसके विषय में बताया जाए। तो शकुंतला कपड़े धो रही थी, किसके विषय में बताया गया? शकुंतला के विषय में, कपड़े धोने का काम कर रही है, तो ये इसका उद्देश्य है। आगे देखिएगा, विधेय बचा, रह गया विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाए। उद्देश्य माने पहला होता है शुरू में, जैसे ऊपर के वाक्य में आपने दमयंती और उसके बारे में देखा, तो जिसके बारे में बताया। अब ये कि उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ बताया जाता है, क्या बताया जाता है, उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे कालू राम झगड़ रहा था, अब कालू राम वैसे उद्देश्य है उसमें हो गया, अब जो बाकी बचा वो सब झगड़ रहा था, इसे कहते हैं। आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पहला जो है सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। बचा हुआ सारा भाग जो है वो विधेय कहलाता है। आबिदा सितार बजाती है ना, किसके? आबिदा के विषय में बताया जा रहा है कि वो सितार बजाती है। तो इन वाक्यों में झगड़ रहा था और सितार बजाती, ये विधेय है। वाक्य के भेद इसमें बताए जा रहे हैं बच्चों। वाक्य के भेदों के 2 आधार होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी वाक्य के भेद होते हैं जो 8 प्रकार के बताए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। आइए उनको पढ़ते हैं, कौन कौन से 8 प्रकार के ये वाक्य होते हैं। पहला है उसमें विधानवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात या कार्य के होने का कथन मात्र होता है, बस काम होता है या कोई बात होती है। साधारण वाक्य हम उसको कह सकते हैं, तो उन्हें हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे श्री मदन गोपाल ने भाषण दिया ना, रोहित लखनऊ जाएगा। साधारण वाक्य जिसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं, केवल कार्य होने का कोई कथन मात्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। अब दूसरा वाला आप देख रहे हैं निषेधवाचक। निषेध का मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता, वाक्य के अंदर नहीं या ना
किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है। ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के निषेध यानी न होने का बोध होता है या पता चलता है, उन्हें हम निषेधवाचक कहते हैं। जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो इसमें नहीं आया है, और रात को बिजली नहीं आएगी, तो ये निषेधवाचक वाक्य हो गए। तीसरा है बेटा वाक्य विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक का मतलब आप जानते हैं, ऐसे वाक्य जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय, क्रोध, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है ना। ये सब विस्मयवाचक यानी विस्मय वाचक कहलाते हैं। विस्मय उन्हें ही हम जिनमें विस्मय हो, हर्ष हो, शोक हो, भय हो, क्रोध हो, घृणा हो, ऐसे भाव प्रकट होते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? विस्मयवाचक। जैसे देखिए उदाहरण में, बाप रे इतना मोटा चूहा, है ना, तो ये एक आश्चर्य है, इतना मोटा चूहा। वाह कितनी सुंदर फुलवारी है, प्रसन्नता सूचक है। अगला वाला देखिए संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य जिसमें कुछ संदेह होता है ना। ऐसे वाक्य जिनसे कार्य के होने या न होने के प्रति संदेह या संभावना प्रकट की जाती है। काम में संदेह होता है, हुआ है या नहीं हुआ है, होगा या नहीं होगा, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल वर्षा हो जाए, ये जो है संभावना व्यक्त की जा रही है, हो जाए, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। संभवतः प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आए, है ना, आशा है, उम्मीद की जा सकती है कि वो प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। आज्ञावाचक वाक्य देखिएगा, 5वां वाक्य है आज्ञावाचक, जिसमें हमें आज्ञा दी जाती है। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है, उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं, है ना। जैसे मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, तो ये क्या है? आज्ञा ही दी गई है। कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए, इसमें निवेदन किया गया है काम को करने के लिए, तो ये आज्ञावाचक होते हैं। आज्ञा भी दी जा रही है और निवेदन भी किया जा रहा है। अगला वाला है छठा संकेतवाचक वाक्य। संकेत का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनसे किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यही संकेत है पानी के न बरसने का। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, अर्थात यदि पेड़ लगाएंगे तो वायु शुद्ध होगी। अगला वाला देखेंगे इच्छावाचक वाक्य। इच्छा तो आप जानते ही हैं, इच्छा होती है, हम इच्छा से ही अपना काम करते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा या कामना प्रकट करने के भाव का पता चलता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश संगीत प्रतियोगिता में मैं चुना जाऊं, ये इच्छा है, चलिए फिल्म दिखाएं, फिल्म देखने की इच्छा है। और 8वां वाला वाक्य देखेंगे आप, प्रश्नवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहो कैसे आना हुआ, संदीप को किसने डांट दिया। इस प्रकार से ये आपका 8वां हो गया। फिर आप देखें कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, 8 प्रकार के आपने पढ़ लिए अर्थ के आधार पर। अब देखें रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इनको तीनों को समझते हैं, पढ़ते हैं। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही क्रिया हो, ध्यान दें कि क्रिया केवल एक हो, अर्थात एक ही विधेय हो, भले ही कर्ता उद्देश्य एक से अधिक हो। चाहे कर्ता कई हो या उद्देश्य उनके कई हो, परंतु क्रिया एक हो, है ना, और उसका विधेय भी एक ही हो, तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कबूतर उड़ा, इंजीनियर आया, ठीक है। तो नेहा और रूपा बाजार गई। अब देखिए कर्ता इसमें हो गया नेहा और रूपा, है ना, बाजार गई क्रिया एक ही है।
संयुक्त वाक्य का मतलब होता है मिला हुआ, है ना। संयुक्त का मतलब जिन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, एक स्तर के, समान माने बराबरी के स्तर के होते हैं और कोई किसी पर आश्रित नहीं होते, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आज दीदी आने वाली थी किंतु नहीं आई, तुम पढ़ रहे हो और मैं लिख रहा हूं, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य, कोई किसी पर आश्रित नहीं है ना, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। संयुक्त वाक्यों में प्रधान उपवाक्य और दूसरे उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और किंतु, पर, परंतु, लेकिन, एवं, तथा या आदि समानाधिकरण व संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। अगला वाला देखें, मिश्र वाक्य। मिश्र माने मिला हुआ, ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे मिश्र वाक्य में उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त अनेक समापिकाएं, समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे हो सकता है कि हम नया टेलीविजन खरीदें, जो सिम्मी की बेटी है वह 8वीं में पढ़ती है। अब देखिए, इसके माध्यम से आपको सभी चीज समझ में आएगी। वाक्य परिवर्तन अर्थ के आधार पर हम कर देते हैं, वाक्यों में परिवर्तन, भेद उसके दिए गए। किसी भी एक ही वाक्य दिया है और एक ही वाक्य को हम अलग अलग तरह से परिवर्तित कर रहे हैं। पहला वाक्य है, इसमें विधान वाचक सुमित व्यापार करता है, बिल्कुल सीधा सा वाक्य है, आपने जैसे पढ़ा था, क्रिया एक होगी उसमें, है ना, और चाहे उसमें कर्ता एक होगा। तो ये आपने पढ़ा विधानवाचक के अंतर्गत विधानवाचक सुमित व्यापार करता है। दूसरा, इसी को निषेध में बताएं, सुमित व्यापार नहीं करता है, ये निषेधवाचक हो गया। विस्मय में अरे सुमित व्यापार करता है ना। और संदेहवाचक में शायद सुमित व्यापार करता है। एक ही वाक्य को हम अलग अलग उसके अनुसार बदल रहे हैं। संदेहवाचक में हो गया शायद सुमित व्यापार करता है। आज्ञावाचक है पांचवा वाला, सुमित व्यापार करो, आज्ञा दी जा रही है। और संकेतवाचक है पिताजी कहते तो सुमित व्यापार करता। और इच्छावाचक में सुमित को व्यापार करना चाहिए। तथा प्रश्नवाचक है क्या सुमित व्यापार करता है। इससे आपको 8 प्रकार के भेद समझ में आ गए होंगे। रचना के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन करके बताया गया। आप परिवर्तन से और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिएगा, कोई भी वाक्य दिया है उसको हमें दूसरे उसमें अगर परिवर्तित करना है तो कैसे करेंगे। जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, इसमें 2 वाक्य दिए गए हैं, लस्सी या शरबत में से कोई पी लेंगे। तो इसमें कहा लस्सी पी लेंगे या शरबत पी लेंगे, ये संयुक्त हो गया, मिला हुआ। और दूसरा है माँ ने पुत्र को डांट कर सुलाया, तो संयुक्त बनेगा माँ ने पुत्र को डांटा और सुला दिया। इसी तरह से सरल वाक्य से मिश्र वाक्य आप बना लेंगे। जैसे लापरवाह मजदूर छत से गिर गया। अब मिश्र वाक्य बनाएंगे, जो मजदूर लापरवाह था वो छत से गिर गया, ठीक है। और फिर सरल वाक्य है ईमानदार व्यक्ति का सभी आदर करते हैं। जो व्यक्ति ईमानदार होता है सभी उसका आदर करते हैं। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना, सरल तो और भी सरल होता है कि संयुक्त वाक्य ईशा आई और पढ़ने लगी। आप कहेंगे ईशा आकर पढ़ने लगी। घबराओ मत और गीत सुनाओ, बिना घबराए गीत सुनाओ। अगला वाला देखेंगे, संयुक्त वाक्य में मिश्र वाक्य कैसे बनाते हैं। संयुक्त वाक्य से संयुक्त है घंटी बज गई और बच्चे कक्षा में जाने लगे। जब घंटी बजी तो बच्चे कक्षा में जाने लगे। प्रीति आई तो साधना चली गई। जब प्रीति आई तब साधना चली गई। तो आपने देखा इस प्रकार से परिवर्तन हुआ। सरल वाक्य से संयुक्त तथा मिश्र वाक्य बनाइए आप। जैसे इसी में दिया गया है सरल वाक्य, इधर दिया है पहले, कक्षा में अध्यापिका के आते ही सभी शांत हो गए, ये सरल हो गया। अब संयुक्त वाक्य, कक्षा में अध्यापिका आई और सभी शांत हो गए।
अगला वाला देखें, मिश्र वाक्य कैसे बनेगा? जैसे ही कक्षा में अध्यापिका आई वैसे ही सब शांत हो गए। दूसरा वाला देखें, पिता के आते ही दोनों बच्चे उनसे लिपट गए, ये सरल वाक्य है। और दूसरा वाला देखेंगे, पिताजी आए और दोनों बच्चे उनसे लिपट गए, ये संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य सी का बनेगा, ज्यों ही पिताजी आए दोनों बच्चे उनसे लिपट गए। तीनों तरह के वाक्य आपने देख लिए हैं। आइए अभ्यास 21.2 पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। पहला वाक्य है, लालू प्रसाद एक नेता हैं। तो लालू प्रसाद है ना, ये कौन या किसने? ठीक है, ये का प्रश्न करने पर मिलने वाला उत्तर उद्देश्य है। तो कौन का प्रश्न करेंगे? जैसे लिखा है, लालू प्रसाद एक नेता हैं। कौन नेता हैं? तो लालू प्रसाद, ये उत्तर मिला। जब आपने प्रश्न किया तो ये उद्देश्य हो गया, पहचान ही ये होती है। और शुरू में ध्यान रखें कि हमेशा उद्देश्य भी शुरू में होता है, विधेय अंत में होता है, बाद में। खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, है ना, कौन खेल रहे हैं? मैदान में कौन खेल रहे हैं? खिलाड़ी, तो ये उद्देश्य हो गया। किसान ने खेत जोत दिया। किसने खेत जोत दिया? किसान ने, ये उद्देश्य हो गया। नौकर सफाई करेगा। कौन सफाई करेगा? नौकर, ये उद्देश्य हुआ। और मैं पटना में रहने वाले अपने एक मित्र को जानता हूँ। किसे जानता हूँ? है ना, पटना में रहने वाले एक मित्र को। कौन? अब प्रश्न करेंगे, कौन? मैं। सभी किसान रैली में शामिल नहीं हुए। कौन शामिल नहीं हुए रैली में? सभी किसान। और हमने माउंट आबू पर दिलवाड़ा के मंदिर देखे। किसने? हमने। और कक्षा 7 में पढ़ने वाले सभी छात्र फिल्म देखने गए। कौन? कक्षा 7 में पढ़ने वाले सभी छात्र। ये हो गया उद्देश्य इतना बड़ा, बाकी विधेय। और उन्होंने हम सबके लिए मलिहाबादी आम मंगवाए। उन्होंने हम सबके लिए मलिहाबादी आम मंगवाए। तो ये किसने? उन्होंने। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। कौन? वीरांगना लक्ष्मीबाई। ये उद्देश्य हो गया, बाकी सब रह गया। वीर गति को प्राप्त हो गई, ये विधेय। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के वाक्य भेद बताइए। देखिए वाक्य भेद इनमें, यदि बादल हटते तो सूरज निकलता, ये संकेतवाचक हो गया। मेरा मित्र आगरा में रहता है, ये विधानवाचक हो गया। चलिए थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं, ये इच्छावाचक हो गया। घर पहुंचकर पहले अपना गृह कार्य करना, ये आज्ञावाचक हो गया। यदि परिश्रम करते तो अच्छे अंक आते, ये संकेतवाचक हो गया। और कहिए क्या हाल चाल है, ये प्रश्नवाचक हुआ। छाता ले लीजिए, शायद आज बरसात होगी, ये संदेहवाचक हो गया। वाह कितना साफ सुथरा घर है, ये विस्मयवाचक हुआ। कल मैं कार्यालय नहीं जाऊंगा, ये निषेधवाचक हो गया। और वहां बैठकर सामाजिक विज्ञान पढ़ो, आज्ञावाचक। तीसरा प्रश्न देखें, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। बच्चे ने दूध नहीं पिया, निषेधवाचक लग गया। बच्चे ने दूध पिया, इसमें नहीं लगा दीजिए, तो ये हो गया बच्चे ने दूध नहीं पिया, तभी हो गया निषेधवाचक। उसने अपना कार्य कर लिया, ये संदेहवाचक बनाना है। इसके पहले आप लिख दीजिए शायद। शायद उसने अपना कार्य कर लिया, तो ये संदेहवाचक हो गया। प्रश्नवाचक बनाने के लिए अनामिका ने पुस्तक पढ़ी। क्या अनामिका ने पुस्तक पढ़ी, पूर्ण विराम हटा करके क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, प्रश्नवाचक है ना। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अनामिका ने पुस्तक क्यों पढ़ी, ऐसे भी बन सकता, क्यों पढ़ी, है ना। तो दो तरह से बन सकता है। और अनामिका ने पुस्तक कब पढ़ी, कई प्रकार से बन सकता है ये तो।
और आज्ञावाचक में देखिए योगिता प्रतिदिन पढ़ती है, तो आप कहेंगे योगिता प्रतिदिन पढ़ा करो। और स्निग्धा नृत्य कर रही है, इस वाक्य को विस्मय सूचक बनाने के लिए क्या स्निग्धा नृत्य कर रही है, वाह स्निग्धा नृत्य कर रही है, अरे स्निग्धा नृत्य कर रही है, इस प्रकार के आप विस्मय सूचक लगा सकते हैं। और तुम्हें पुरस्कार मिला, पुरस्कार मिला विस्मयवाचक बनाने, अच्छा तुम्हें पुरस्कार मिला। चौथा वाला देखेंगे, नीचे लिखे वाक्यों में सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों को पहचानकर उनके नाम लिख दीजिए। चूहे को देखकर बिल्ली झपटी, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य हो गया। श्रवण के आने पर नरेंद्र खड़ा हो गया, ये भी मिश्र वाक्य है। गीत गाएंगे और घूमने जाएंगे, ये संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि और लगा हुआ है बीच में, जोड़ने वाला है। और हम आपसे मिलने आए हैं, खाने नहीं, ये सरल वाक्य है। वर्षा हुई और ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, ये संयुक्त वाक्य है। आगे देखते हैं, घंटी बजते ही बच्चे घर चले गए, ये सरल वाक्य है। इसी तरह से बच्चों पांचवा प्रश्न देखें, यथा निर्देश वाक्यों का रूपांतरण कीजिए। रूपांतरण का मतलब उनको दूसरा जो रूप दीजिए, उनको बदलिए। जो नीचे ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं सरल वाक्य में, जो ऊपर वाक्य दिया है उसे हमें सरल वाक्य में बदलना है। जब भी मैं वहां गया उसने मेरा सत्कार किया, तो इसको आप सरल वाक्य में लिखेंगे, वहां जाने पर उसने मेरा सत्कार किया। मेरा उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है, इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं। अब अगला देखें, दिल्ली भारत की राजधानी है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। यह वही दिल्ली है जो भारत की राजधानी है। और अगला प्रश्न है, दूध पीकर बच्चा सो गया, इसे संयुक्त वाक्य में हमें बदलना है। तो बच्चे ने दूध पिया और सो गया। अगला वाला देखेंगे आप, यह वही घड़ी है जो तुमने मुझे जन्मदिन पर दी थी, इसे सरल वाक्य में बदलेंगे। तो आप लिखेंगे, तुमने जन्मदिन पर मुझे यही घड़ी दी थी। घंटी बजते ही उत्तर पुस्तिकाएं ले ली गईं, ये संयुक्त वाक्य में बदलना है। घंटी बजी और उत्तर पुस्तिकाएं ले ली गईं। अब देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के सही क्रम, सही प्रकार चुनकर लिखिए। पुस्तक मेला में इस बार देश विदेश के अनेक प्रकाशक आए, तो ये है सरल वाक्य। दूसरा, राम बाजार गया है पर अभी तक लौटा नहीं, ये संयुक्त वाक्य है। जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक हरियाली ही हरियाली है, ये मिश्र वाक्य हो गया आपका। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सहारा लिया और भारत को स्वतंत्र करवाया। सहारा लिया और भारत को स्वतंत्र करवाया, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। हम घर में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं, ये संयुक्त वाक्य है। खा खंड सही है इसका। और सातवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में उचित रूपांतरण चुनकर लिखिए। सुबह होने पर पक्षी चहचहाने लगे, इसका गा खंड सही है। सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगे। मेरे घर पर पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई, इसका घा खंड सही है। मैं घर पहुंचा और बारिश शुरू हो गई। बच्चे स्कूल से आकर पढ़ने बैठ गए, बच्चे स्कूल से आए और पढ़ने बैठ गए। का खंड संयुक्त वाक्य, ये सही है। आठवां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में उचित रूपांतरण चुनकर लिखिए। उचित, इसमें का खा गा गा ऑप्शन दिए। बारिश के आ जाने से सब खुश होकर नाचने लगे, इसको हम लिखेंगे, जैसे ही बारिश आई सब खुश होकर नाचने लगे। अगला वाला आप देखें, वे लोग घूमने के लिए लाल किला गए, इसका गा खंड आपका सही है। चूंकि उन्हें घूमना था इसलिए वे लाल किला गए। अगला प्रश्न
अगला वाक्य आप देखेंगे, शाम होते होते मैं घर पहुंच गया। शाम होते होते मैं घर पहुंच गया, इसका गा खंड सही है, जब शाम हुई तब मैं घर पहुंच गया। और प्रश्न 9 देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों का सरल वाक्यों में उचित रूपांतरण कीजिए। ये वही बच्चा है जिसे प्रथम पुरस्कार मिला था। इसी बच्चे को प्रथम पुरस्कार मिला था। गा खंड इसका सही है। दूसरे वाले का देखिए, मैंने जो पुस्तक खरीदी वह एकदम नई है। मैंने एकदम नई पुस्तक खरीदी। सरल वाक्य में हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका का खंड सही है। और तीसरा वाला देखिएगा, बादल घिराए और बारिश होने लगी। सरल वाक्य में हम इसको प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका गा खंड सही है। बादल घिरते ही बारिश होने लगी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हो गया। आइए अब इसके प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। बच्चों, 21वां पाठ पदबंध तथा वाक्य विचार, इसके आप प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। अभ्यास 21.1 देखिएगा। पहला प्रश्न, पदबंध किसे कहते हैं? कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक एक व्याकरणिक कोटि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय का काम करता है, उसे पदबंध कहते हैं। जैसे घनघोर गरजने वाले बादल बरसते नहीं। इस वाक्य में मोटे छपे 4 शब्द पद मिलकर एक ही कर्ता पद यानी संज्ञा का काम कर रहे हैं, अतः ये संज्ञा पदबंध है। और दूसरे में आप देख रहे हैं, क्रिया पदबंध को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, जब वाक्य में प्रयुक्त अनेक क्रियापद मिलकर एक ही क्रिया का काम करते हैं तब उसे क्रियापद बंध कहते हैं। जैसे अरविंद अब तक लंदन पहुंच चुका होगा। इस वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ रंजक क्रिया और कालबोधक पद भी है। 21.2 अभ्यास का तीसरा प्रश्न देखें, वाक्य किसे कहते हैं? इसमें वाक्य की परिभाषा आपको लिखनी है। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक व व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सुमित एक अच्छा व्यापारी है। ये आप देख रहे हैं, सुमित एक अच्छा व्यापारी है, तो ये वाक्य है। अगला प्रश्न चौथा आप देखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए, कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और प्रश्नवाचक। इसके बाद आप देख रहे हैं ग्रह कार्य। पहला प्रश्न है ग्रह कार्य का, क्रिया विशेषण पदबंध की परिभाषा लिखिए। क्रिया विशेषण पदबंध की परिभाषा लिख दीजिए। उसका एक उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं वो लिखिए, सभी भेदों के नाम। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ भी समाप्त हो गया। आशा है आपको भली भांति समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।